तो ये हमारा पहला पेपर है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ का पहला पेपर जो आप दोगे वो यही है। क्या नाम है इसका? हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो ये हमारे ग्रुप 1 का पेपर नंबर कौन सा है? 1। भारी पेपर है बहुत, क्योंकि लैंग्वेज इसकी इतनी इजी नहीं है। जितनी कंपनी लॉ की लैंग्वेज है ना इजी, उतना नहीं है। बट इंटरेस्टिंग बहुत है। हर पॉइंट पर नई चीजें पढ़ने को मिलती है, हर पॉइंट पर नई चीज सीखने को मिलती है। तो इसको इसमें इंटरेस्ट लोगे तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग पेपर कोई सा भी नहीं है। बाकी सब में भले एक जैसी चीजें चलती, इसमें हर लाइन में नई चीज आएगी, है ना। चलो, तो ये हमारा कौन सा पेपर है? अरे बोलो बोलो। ग्रुप 1 का पेपर नंबर 1, है ना। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का पहला पेपर आप यही दोगे। सीए सीईटी के एग्जाम को मैं एग्जाम नहीं मानता, वो कोई प्रोफेशनल एग्जाम जैसी हरकतें थी भी नहीं उसके अंदर कुछ, है ना। ये है आपका पहला डिस्क्रिप्टिव पेपर, आप अपनी लाइफ का जो पहला पेपर दोगे। ठीक, क्या नाम है इसका? जूरिस्प्रूडेंस मतलब स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ बेसिक्स ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ लॉ, है ना। पहले तो यार ये जो इतना टिपिकल सा वर्ड दिख रहा ना, उठपटांग सा, जूरिस्प्रूडेंस, पहले इसका मतलब देखें अपन, है ना। तो पहले अपना जो सब्जेक्ट है वो है किस बारे में, इसमें क्या क्या है वो देखते हैं, पेपर पैटर्न देखते हैं, चैप्टर चालू कर देंगे। ठीक है। तो ये जो हमें 3 वर्ड दिए हैं, सबसे पहले हम तीनों का मीनिंग देखते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं, है क्या, फिर आगे चलते हैं अपन। तो पहला वर्ड कौन सा बेटा? जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ बेसिक्स ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ लॉ। लॉ की स्टडी को जूरिस्प्रूडेंस नहीं बोलते हैं। लॉ की स्टडी मतलब क्या? जैसे हमने कंपनीज एक्ट पढ़ना चालू किया, है ना। जैसे आज ही अपन ने देखा कि कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है, 470 सेक्शन। अब मालूम पड़ा अपन ने सेक्शन नंबर 2 पढ़ना चालू किया, तो अपन सेक्शन नंबर 2 जो पढ़ रहे हैं वो लॉ की स्टडी है। जूरिस्प्रूडेंस मतलब लॉ की स्टडी नहीं, जूरिस्प्रूडेंस मतलब लॉ की स्टडी कैसे करते हैं उसकी स्टडी। क्या बोला मैंने? लॉ पढ़ना कैसे है वो सिखाया जाता है, काय में? जूरिस्प्रूडेंस। समझे? लॉ की स्टडी को क्या बोलते हैं? जूरिस्प्रूडेंस। क्या मतलब? जैसे अपन ने पढ़ा कि भाई प्राइवेट कंपनी है, सेक्शन 149 पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होते हैं? 2। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? 3। ये तो अपन ने प्रोविजन पढ़ा। अब इस प्रोविजन के आने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, ये 2 ही क्यों रखा, 1 या 3 क्यों नहीं रखा, वो चीजें जब पढ़ी जाती है तो उसे बोला जाता है बेटा क्या? जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। लॉ की स्टडी को क्या नहीं बोलते हैं? जूरिस्प्रूडेंस। लॉ बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, लॉ का पूरा संसार जो है, उस पूरे संसार की जब स्टडी की जाती है जिसमें लॉ भी इंक्लूडेड है, उसको बनाने के पीछे का ऑब्जेक्ट पर्पस क्या है, हर प्रोविजंस को बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट पर्पस क्या है, साइंस क्या है उसका। साइंस क्यों बोला समझ में आया? क्योंकि साइंस में हर चीज का क्या ढूंढते हैं? रीजन। वेरी गुड, लॉजिक ढूंढते हैं। भाई साइंस में हर चीज का क्या ढूंढते हैं? रीजन, लॉजिक। जूरिस्प्रूडेंस में भी हम हर चीज का क्या ढूंढ रहे हैं? रीजन, लॉजिक। ये ऐसा क्यों है, ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया, नहीं बनाते तो क्या होता, वो सारी चीजें। सारी हवा मेरी तरफ ही कर रखी है, घुमा दूं क्या इसको कि बंद कर दूं? क्या है बेटा समझ में?
बोलना है, यस सर नहीं आंसर बोलना है, बोलो क्या था वर्ड। हाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब क्या, हाँ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ, उसके बेसिक्स की, उसके फंडामेंटल, है ना। तो संस्कृति जैसा बोल रही है नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ का नॉलेज तो लॉ की स्टडी हो गया, उस नॉलेज के पीछे जो रीजंस हैं वो क्या कहलाता है बेटा, ज्यूरिस्प्रूडेंस। जैसे एक मूवी बनती बेटा, तो हमें कर्टन्स के ऊपर मूवी चलती हुई दिखती है, वो मूवी है, उस मूवी को बनाने के पीछे की जो कहानी है वो होता है क्या, ज्यूरिस्प्रूडेंस। कैसे बनाई, क्या था, क्या ऑब्जेक्ट था, कितनी प्रॉब्लम आई, कैसे किया, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता। जैसे आप यहां पढ़ने आए हो, वो आपकी स्टडी है, बट यहाँ आने के पीछे आपकी पूरी कहानी की 12th में हमारे इतने नंबर आए तो हमें घर वालों ने प्रॉमिस किया कि यहाँ आएंगे, यहाँ आने का पर्पस क्या है, पढ़ना तो ही नहीं, आवारागर्दी करना है, पढ़ने आए पक्का आवारागर्दी नहीं करोगे। अब हाँ या ना, हर चीज कौन बोल के बताएगा कि हम क्या करेंगे, राइट। तो बेटा ये होता है क्या, ज्यूरिस्प्रूडेंस। हमारा पहला ही जो चैप्टर है सोर्स ऑफ लॉ, हमारा पहला ही जो चैप्टर है किस नाम से बेटा, सोर्स ऑफ लॉ, वो पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस पर ही बेस्ड है। उसमें ये सिखाएंगे लॉ क्यों आया, सबसे पहले लॉ कब बना, वही हिस्ट्री से चालू करेंगे, जियोग्राफी और पूरी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता। तो एक चैप्टर हमें काहे का दिया है बेटा, ज्यूरिस्प्रूडेंस का, एक चैप्टर हमें काहे का दिया है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। दूसरा वर्ड क्या है, इंटरप्रिटेशन। मतलब क्या होता है, डिफाइन करना नहीं बेटा, मीनिंग फाइंड आउट करना। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है बेटा, टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग। इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं, बोले यार लॉ के अंदर कई सारे वर्ड्स यूज होते हैं, फ्रेज यूज होते हैं, सेंटेंस यूज होते हैं, तो बेटा वो सब किसने यूज किया। जैसे हम कंपनीज एक्ट का ही अगर एग्जांपल लें तो कंपनीज एक्ट किसने बनाया, पार्लियामेंट ने। कब बना दिया, 2013 में, है ना। अब लॉ मेकर्स ने जब लॉ बनाया तो उसमें कई सारे क्या यूज किए, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस। बोले उनका मीनिंग क्या है, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उनका लॉफुल मीनिंग क्या है, वो मीनिंग जब फाइंड आउट किया जाता है उसे बोलते हैं क्या बेटा, इंटरप्रिटेशन। जैसे प्लांट, क्या मतलब हुआ इसका, दही जमा रखा क्या बेटा मुंह में, हाँ, या मुंह में मेहंदी लगी है, कोई मेहंदी लगती है, ऐसा होता है ना, हाथ में मेहंदी लगी है, पाँव में मेहंदी लगी तो काम नहीं करना है, जैसे मुंह में मेहंदी लगी है क्या, ये वर्ड सुना कभी, हाँ, सुना क्या, क्या होता है प्लांट मतलब, पौधा होता है, ये मशीन होता है, अरे पौधा होता है कि मशीन होता है, अच्छा दोनों की स्पेलिंग सेम है क्या, हाँ, दोनों का प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन सेम है क्या। तो अब लॉ में अगर लिखा है प्लांट तो मैं इसका मतलब क्या लूं, ट्री वाला प्लांट लूं या मशीन वाला प्लांट लूं, क्यों भाई, पेड़ पौधे वाला भी तो हो सकता है, वेरी गुड। तो ये डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में, किस रिलेशनशिप में प्लांट वर्ड को यूज किया। बोले क्या मतलब, अगर प्लांट यूज हुआ है ट्री के साथ, अगर प्लांट यूज हुआ है किसके साथ, तो मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूंगा कि पेड़ और मशीन, मैं पौधा और पेड़ ही बोल रहा हूंगा ना। और अगर प्लांट यूज हुआ है किसके साथ, तो मैं पौधा और मशीन तो नहीं बोल रहा हूंगा, मैं क्या बोल रहा हूंगा, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब वही मशीन वाला प्लांट ना। तो बेटा लॉ में तो ये वर्ड यूज कर लिया, लॉ में तो क्या कर लिया बेटा ये। अब इसका सही मीनिंग क्या लूं, पौधा लूं कि मशीन लूं, तो इसके लिए मुझे उस प्रोविजन का सही क्या करना पड़ता है बेटा, इंटरप्रिटेशन। जैसे लिखा हुआ है शेयर्स, कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है बेटा, शेयर्स। शेयर्स मतलब शेयर्स, छोड़ो कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से, इतना तो याद होगा ना यार सीएसीईटी का, कि शेयर्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से,
अब अगर केवल वर्ड लिखा है क्या, तो इसमें इक्विटी लो कि प्रेफरेंस लो? तो यार अब कंफ्यूजन हो रहा है। इक्विटी शेयर्स नहीं है क्या, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है क्या, दोनों ही क्या है? तो जब शेयर्स वर्ड लिखा तो उसमें दोनों को लेना पड़ेगा मुझे। तो अगर आता है कि यार ये प्रोविजन किस पे लगेंगे, शेयर्स पर, मतलब डिबेंचर पे नहीं लगेंगे, शेयर्स पे लगेंगे, तो बोले यार शेयर्स मतलब क्या लूं, इक्विटी शेयर्स लूं, प्रेफरेंस शेयर्स लूं? जैसे लिखा है पेड अप शेयर कैपिटल, तो इसमें इक्विटी पेड अप लूं कि प्रेफरेंस पेड अप लूं, या दोनों लूं? तो अब तो समझ में आ गया ना कि जब केवल कौन सा वर्ड लिखा है बेटा, इट इंक्लूड्स बोथ। अरे इंसान वर्ड यूज हुआ है तो उसमें मेल फीमेल दोनों आएंगे। ह्यूमन बीइंग वर्ड यूज हुआ तो उसमें मेल फीमेल दोनों आएंगे। बट स्पेसिफिकली मेल बोला है, फीमेल नहीं आएंगे, फीमेल बोला है तो मेल नहीं आएंगे। तो ऐसे लॉ में बेटा कई सारे वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, सेंटेंस होते हैं जिनका एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है। अब अगर उनका एक से ज्यादा क्या है बेटा, तो मैं कौन सा मीनिंग लूं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब ही होता है क्या, टू फाइंड आउट दी ट्रू मीनिंग। इंटरप्रिटेशन का मतलब ही होता है, क्या मतलब होता है, टू फाइंड आउट दी ट्रू मीनिंग। क्या है समझ में, कोई डाउट यहां तक? तो इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि यार इंटरप्रिटेशन करने में क्या टूल्स यूज होते हैं, क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, कौन से प्रिंसिपल यूज होते हैं जिनको यूज करके, जिनकी हेल्प से लॉ के द्वारा क्या किया जाता है, इंटरप्रिटेशन। ये सीखना इस मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बोले क्यों? चलो अभी आपने लॉ पढ़ा, आप सीएस बन गए, बन जाओगे, हाँ तो कर दो, बन गए, है ना? फिर बेटा लॉ में तो टाइम टू टाइम चेंज आते रहते हैं, फिर नया लॉ आ गया कोई, तो उसको खुद से पढ़ोगे या वापस से क्लास ज्वाइन करोगे? अरे बोलो, वापस क्लास ज्वाइन कर लेना, मुझे तो फीस मिलेगी, मेरा क्या जा रहा है। बट वो खुद से तब पढ़ पाओगे जब हमें क्या करते आता है बेटा, इंटरप्रिटेशन। जैसे अभी मैंने कंपनी लॉ वाले पेपर में एग्जांपल दिया था आपको कि मैंने तो कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा था, फिर 2013 में एकदम पहाड़ टूटा हमारे ऊपर और कौन सा एक्ट आ गया, नया एक्ट। तो क्योंकि हमें इंटरप्रिटेशन की टेक्निक्स आती है, कैसे पढ़ते हैं, क्या आता है, तो इसकी क्लास थोड़ी ली, खुद पढ़ा खुद समझा, हो गया। तो बेटा इन तीनों चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है क्या, इंटरप्रिटेशन। परिणीता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी बेटा, इंटरप्रेट। बोल, तू चुप मत बैठी रहे, बोल, है ना, तेरे साथ वालों को समझ में आ रहा तू क्या कर रही है ना? हाँ, तो क्या बोला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इंटरप्रिटेशन। तो हमारा थर्ड चैप्टर केवल इसी के ऊपर, इंटरप्रिटेशन। हमारा फर्स्ट चैप्टर केवल इस पर, ठीक है। टोटल चैप्टर कितने हमें, 18 टोटल चैप्टर कितने हैं, और खुशी की बात यह है उसमें से 4 चैप्टर सिलेबस से हटा लिए गए हैं। जैसा अभी बताया था ना कंपनी लॉ में कुछ नोटिफिकेशंस आए थे, तो ये 4 चैप्टर हटा लिए हैं। चैप्टर नंबर 9 कौन सा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। चैप्टर नंबर 12 कौन सा, इंडियन स्टाम्प एक्ट। चैप्टर नंबर 13 कौन सा, और चैप्टर नंबर 17 कौन सा, सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। एंड क्लियर इंटेंशन है कि जब सीएस फाउंडेशन वाला जो नया सिलेबस आएगा, इनमें से ये तो कंपल्सरीली फाउंडेशन में पढ़ाएंगे आपको। बिल्कुल, हमारे टाइम में फाउंडेशन में हुआ करता था, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दोनों फाउंडेशन में होते थे। तो अब चैप्टर कितने बचे बेटा हमारे पास, 14। उसमें से पहला कौन सा हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड। तीसरा कौन सा हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब क्या होता है बेटा, लॉ। अब देखो इस वर्ड का आपको मीनिंग मालूम नहीं है ना, तो वही है, इंटरप्रिटेशन में यही किया जाता है, जो वर्ड यूज हुए हैं, फ्रेज यूज हुए हैं, सेंटेंस यूज हुए हैं, उनका सही मीनिंग देखा जाए। तो ये सेकंड चैप्टर हो गया, ये रिजर्व्ड हो गया, इसमें केवल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसमें केवल इंटरप्रिटेशन है। 14 में से 2 गए
तो बाकी 12 चैप्टर जो हैं वो हमारे कौन से हैं? जनरल लॉ है। जनरल लॉ क्या होता है बेटा? वेरी गुड, जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, जो जनरली हर सिचुएशन में क्या हो जाता है? एप्लीकेबल, जो जनरली हर पर्सन के ऊपर, जनरली हर ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या हो जाता है? एप्लीकेबल। वो क्या होते हैं बेटा? जनरल लॉ। स्पेसिफिक लॉ क्या होता है? जो स्पेशल पर्सन पर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में लगता है उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक लॉ। जैसे कंपनीज एक्ट कैसा है आपका? जनरल लॉ, स्पेसिफिक लॉ? बेटा वो दोनों में आ जाता है। कंपनीज एक्ट वैसे तो स्पेसिफिक लॉ है क्योंकि वो केवल किस पे लग रहा है? और किसी पर। बट जब कंपनीज के दूसरे लॉ देखेंगे, सेबी है और दूसरे लॉ हैं, तो उनके कंपैरिजन में कंपनीज एक्ट क्या हो जाएगा? जनरल लॉ। तो हमें 12 तरह के क्या पढ़ने हैं बेटा? जनरल लॉ। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए हमारे पास? वेरी गुड। एक तो किससे रिलेटेड हो गया? स्पेसिफिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस से। एक स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड हो गया? इंटरप्रिटेशन से। और बचे हुए 12 हमारे पास क्या है? जनरल लॉ। ठीक है। अब यहां हम ऑब्जेक्टिव देखें, जैसे अपन ने कंपनी लॉ में देखा था ऑब्जेक्टिव कि भाई ये पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो उन्होंने बोल दिया आपको क्या चाहिए? किसका? बट आपको इंटरप्रिटेशन की स्किल्स और उसकी टेक्निक तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वो अलग पॉइंट में लिखा है इन्होंने। भाई 3 चीजें हो गई ना यार। कौन कौन सी हो गई? एक तो क्या हो गया? ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो बोले ठीक है, आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए। किसका? बाकी जो 12 लॉ है उनका भी क्या चाहिए? वर्किंग नॉलेज। बट आपको इंटरप्रिटेशन की स्किल्स और टेक्निक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि आप लॉ की प्रॉपर तरीके से क्या कर सको? रीडिंग। ठीक है, हो जाएगा ये। चले अब तीसरा अपन ले कि भाई एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो बेटा सारे एग्जामिनेशन का पैटर्न सेम ही है। कितने क्वेश्चन आएंगे आपको? 6। कितने मार्क्स के आएंगे? से 140 मार्क्स का। अटेम्प्ट कितना करना है? 100। कितने क्वेश्चन में चॉइस आएगी? 2। हाँ, यहां कंपनी लॉ जैसा पेपर 2 पार्ट में नहीं आएगा क्योंकि यहां पार्टीशन नहीं दिया है ना। यहां एक ही जगह सब चीजें हैं, सारे के सारे 14 एक ही पार्ट में है, अलग अलग पार्ट नहीं है। जैसे कंपनी लॉ में था ना, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड 60 और 40, ऐसा नहीं है। यहाँ पूरा 100 मार्क्स का एक ही है। और कितने क्वेश्चन आएंगे? वही 6। 2 क्वेश्चन में चॉइस रहेगी। नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 2nd और 4th या 5th किसी में भी 2 में चॉइस रहेगी, जैसे कंपनी सेट के अंदर अपना था। ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका कितने मार्क्स का आएगा? लगभग 20 का। और बाकी 5 क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर के रहेंगे? 16। तो आपका पूरा 100 मार्क्स का ऐसे पेपर रहेगा। क्लियर है? चलो यहां तक फटाफट से रिवाइज कर लो, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। क्या नाम है हमारे मॉड्यूल का? आवाज आनी चाहिए, सोते हुए मत दिखो। आवाज गले से निकालो, तेज एकदम गला फाड़ के बोलो। क्या है पहला पॉइंट? बोलो। हाँ, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, साइंस या बेसिक या लॉ की स्टडी को ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। क्या? लॉ बनाने के पीछे जो साइंस है, बेसिक्स हैं, फंडामेंटल है, उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? बोलो। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? कि वर्ड के अंदर क्या, लॉ में क्या दिए? जो भी वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस, बोलो लॉ में क्या दिए? जो भी, हमें उनका क्या जानना है? ट्रू मीनिंग। हमें उनका क्या जानना है? वो होता है क्या? इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये समझ में आया अपने को। एंड 12 तरह के हमारे पास क्या है जो जनरली हर सिचुएशन के अंदर लगते हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न समझ में आ गया? कितने क्वेश्चन आएंगे? बोलो बेटा। 6 क्वेश्चन आएंगे। 2 में क्या आएगी हमारे पास? चॉइस। बट वही, कोई भी एक क्वेश्चन 20 नंबर या 16 नंबर का नहीं रहेगा। 4-4 के 5, 5-5 के 4। मैक्सिमम केस में एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 4। 2 नंबर का एक भी आ सकता है, 3 नंबर का एक भी आ सकता है, 1 नंबर का एक भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं।
जैसे आपके सिलेबस के जस्ट पहले जो सिलेबस था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का वो क्या आता था, एमसीक्यू आता था, और बाकी 80 नंबर के क्या रहते थे, डिस्क्रिप्टिव। कोई बड़ी बात नहीं, वापस से चालू भी कर देते हैं बिना बोले। क्लियर है? चलो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर, चैप्टर वाइज ही ले रहे हैं अपन। इस तरह के आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे बुक फॉर्म में, है ना। हम अच्छा बेटा सब चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है ना, तो हम लाइन से नहीं पढ़ रहे हैं कि पहले सोर्स ऑफ लॉ लें, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लें, फिर इंटरप्रिटेशन लें, है ना। जो चैप्टर मैं अपने हिसाब से स्टार्ट कर रहा हूं, पहला चैप्टर कौन सा लेना है, तो अपन पढ़ रहे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोई सा भी चैप्टर कभी भी स्टार्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पुराने वाले से उसका कनेक्शन केवल 1% रहता है, वो भी रेयरली आता। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी। बोलो क्या दिया बेटा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, एक ही चीज है। प्यार से क्या बोलते हैं इसको? सीपीसी। सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। सीपीसी मतलब क्या बेटा? सिविल प्रोसीजर कोड बोल दो, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बोल दो, एक ही चीज। ठीक है, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लॉ कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। लॉ कितने तरह का होता है बेटा? दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, लॉ कितने तरह के होते हैं बेटा? कौन कौन से? बेटा मैं जनरल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने चैप्टर चालू कर दिया है। कंपनी लॉ में अपन 2 दिन जनरल पढ़ेंगे, पर यहां चैप्टर चालू हो गया है पहला अपना, इसलिए बोलते रहना है, चुप बैठे हुए नहीं दिखना है ना। और ये नोट्स जब आप ले लोगे तो यहाँ साइड में आपको क्या दी है? स्पेस दिया है, ताकि आप अपनी मार्किंग कर सको, कीवर्ड यूज कर सको, यही लिख लो, कहीं और लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये मैं इस तरह से जहां तक पॉसिबल होगा मैक्सिमम चीजें ऐसे ही पढ़ाऊंगा चार्ट बना के आपको, ताकि आपके क्विक रिवीजन के लिए भी अच्छा रहे। और उसके बाद अपन डिटेल तो पढ़ेंगे, ये पढ़ने के बाद लॉ में जो लिखा वर्ड टू वर्ड वो भी पढ़ेंगे अपन, है ना। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, चुप नहीं बैठना है, मेरे साथ रिवाइज करते रहना, और मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा नहीं है आपसे। इतना कर लिया तो मैं पास करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, है ना। चलो लॉ कितने तरह का हो गया? वेरी गुड, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल, है ना। कौन कौन सा हो गया बेटा? सब्सटेंटिव लॉ मतलब मेन लॉ होता है, जैसे क्या बोले, कंपनीज एक्ट 2013 सब्सटेंटिव लॉ है। जैसे क्या? आईपीसी, आईपीसी का नाम सुना, जो अब कन्वर्ट होकर क्या हो गया है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, वो क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। जैसे फेमा है, सब्सटेंटिव लॉ है। पार्टनरशिप एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है। और कौन कौन से लॉ पढ़े आपने आज तक? ये सब सब्सटेंटिव लॉ है ना। बोले अब ये डिफरेंस कैसे करेंगे? ये तो आपने बताया सब्सटेंटिव लॉ के, तो आपने एग्जांपल दिए, सब्सटेंटिव लॉ नहीं समझाया मैंने। ये तो मैंने क्या दिया? केवल एग्जांपल की सब्सटेंटिव लॉ में ये आते हैं। सब्सटेंटिव लॉ में पहचानूंगा कैसे कि कौन सा लॉ सब्सटेंटिव लॉ है ना। तो बेटा सब्सटेंटिव लॉ भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? सिविल वाले और क्रिमिनल वाले। तो बोले कौन से लॉ को सब्सटेंटिव नेचर का सिविल लॉ मानेंगे, कौन से लॉ को सब्सटेंटिव नेचर का क्रिमिनल लॉ मानेंगे? तो बोले ऐसे लॉ जो सोसाइटी के मेंबर्स के राइट एंड ऑब्लिगेशन को डिफाइन करते हैं, ऐसे लॉ जो सोसाइटी के मेंबर के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को डिफाइन करते हैं, वो सब्सटेंटिव नेचर के सिविल लॉ कहलाते हैं।
तो बोले यार सिविल लॉ कौन सा होगा, तो बोले जो डिफाइन करता है किसको, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को। किसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वेरी गुड, किसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, बोले यार जिन पर्सन के ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। जैसे पार्टनरशिप एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, उन व्यक्तियों पर जिन्होंने पार्टनरशिप करके बिजनेस बनाया है, तो उनके राइट्स क्या होंगे, उनके ऑब्लिगेशन क्या होंगे, सब बताए ना इसमें। कंपनीज एक्ट के अंदर मेंबर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बताए ना, तो वो कौन से लॉ हो गए, सिविल लॉ। कौन से नेचर का, सब्सटेंटिव। ये समझ में आया, वापस से, सब्सटेंटिव नेचर का सिविल लॉ वो होता है जो क्या करता है, बोलो क्या करता है, किस चीज को डिफाइन करता है, किस चीज को डिफाइन करता है, किसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे चैट बॉक्स में लिखते जाओ, बैठे मत रहो चुपचाप, बिल्कुल लिखते जाओ, और बोलते रहोगे बैठ के घर पे तो बहुत ही अच्छा है। और ये मत समझना कि अपन ऑनलाइन बैठे तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, आप मेरे को उल्लू नहीं बना रहे हो, आप अपने आप को उल्लू बना रहे हो। अगर अपने आप से चीटिंग कर रहे हो, मेरे से चीटिंग नहीं कर रहे हो, अपना भला चाहते हो तो बोलते जाओ यार, फायदा उसी से मिलेगा, है ना। तो लास्ट टाइम हमने बोला कौन से लॉ, कौन से नेचर का, विच राइट्स एंड मेंबर ऑफ सोसाइटी। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा बोला है, बोले क्रिमिनल नेचर के सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं, तो बोले क्रिमिनल नेचर का सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जो क्या करता है, उन एक्ट या ओमिशन को, जो क्या करता है बेटा, उन जो क्या कहलाएंगे, जो क्या कहलाएंगे, तो बोले ऐसी एक्टिविटी जो अपराध कहलाएगी, क्राइम कहलाएगी, जब उन एक्टिविटी को किसी लॉ के द्वारा डिफाइन किया जाता है तो वो सब्सटेंटिव नेचर का क्या कहलाता है, क्रिमिनल लॉ। जैसे आईपीसी जो अब क्या हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें उन एक्टिविटी को बताया है जो कि अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो किस कैटेगरी में आएगी, ऑफेंस की। उसमें उन एक्टिविटीज को बताया है जो कि अगर कोई व्यक्ति करता है तो किस कैटेगरी में आ जाएगी, ऑफेंस की। ऑफेंस की मतलब क्या किया है आपने, क्राइम, और अगर आपने क्या किया है, जेल जाना पड़ेगा। एक्ट मतलब क्या होता है, एक्टिविटी, कोई काम करना। ये एक्ट लॉ नहीं है। अब देखो इंटरप्रिटेशन इसलिए तो जरूरी है, नॉर्मली क्या लिखा होता है, अगर एक्ट तो अपन क्या मान लेते हैं, लॉ, यही बोलते हैं ना। बट एक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, एक्टिविटी से। परिणीता, एक्ट का मतलब काय से बेटा, एक्टिविटी से। काय से है, एक्टिविटी से। ठीक है, ये समझ में आया अपने को। चलो वापस से ले, क्या लिखा है, एक्ट और ओमिशन। एक्ट मतलब कोई काम करना, तो बेटा क्रिमिनल लॉ ये बताता है अगर आपने ये काम किया तो मैं उसे क्या मान लूंगा, क्या मान लूंगा, कहां भेज दूंगा। जैसे आपने किसी की पिटाई की, जैसे आपने किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया, जैसे आपने एक्सीडेंट कर दिया, जैसे किसी ने चोरी कर दी, ये सब क्या है, एक्टिविटी। क्या है, तो बेटा जो क्रिमिनल लॉ होता है वो उन एक्टिविटी को, उन एक्ट को डिफाइन करता है जो अगर किसी ने किए तो क्या मान लिया जाएगा, ऑफेंस। और अगर क्या मान लिया जाएगा तो उसके ऊपर कौन सा एक्ट लग जाएगा, जेल भेज देंगे उसको। ओमिशन क्या होता है, बोले यार कोई काम करना था बट हमने नहीं किया, फेल्स टू डू। क्या होता है बेटा, फेल्स टू डू। बच्चे खड़ी हो जाए साइड में, परिणीता खड़ी हो जाए, पीछे खड़ी हो जा। तबीयत खराब हो पहले दिन ही, एल्स मत खा, हाथ नीचे रख के बैठ। हाँ, कौन सा वर्ड दिया, ओमिशन मतलब फेल्स टू डू। ओमिशन मतलब बेटा, मतलब लॉ के हिसाब से हमें कोई काम करना चाहिए था, हमारी ड्यूटी बनती थी ये काम करने की, बट वो काम अगर हमने, तो वो क्या कहलाता है बेटा, ओमिशन। जब हम कोई काम करते हैं तो वो क्या है, एक्ट। बट जब हम कोई काम नहीं करते हैं, जबकि वो काम हमें करना
वो क्या होता है? ओमिशन। क्या हमें पढ़ना चाहिए? अरे बोलो, क्या हम पढ़ रहे हैं? हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं? बट क्या हम पढ़ रहे हैं तो कोई हमें सजा दे सकता है? क्या ये क्राइम है? क्या ये ऑफेंस है? तो बेटा वही है, हर एक्ट ऑफेंस नहीं होता है, वही एक्ट ऑफेंस होते हैं जो लॉ में डिफाइन किए जाते हैं। ये काम किया ना तेने तो क्राइम। अरे हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या हमें जेल भेज दिया जाएगा? बट अगर हमने किसी को उड़ा दिया तो क्राइम में। हम बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे, वो क्राइम। हर एक्ट क्राइम, वही एक्ट क्राइम होता है जो इस एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है? डिफाइन। इसलिए तो हम बोल रहे हैं क्रिमिनल नेचर का सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जो क्या करता है? उन या जो क्या कहलाएंगे? ऑफेंस या क्राइम कहलाएंगे। समझ में आए? बोलो। चले, हमें नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ संस्कृति, सही लिखा बेटा तने, फेल्स टू डू। बोलो। अरे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कर रहे हैं तो हम एक्ट कर रहे हैं, क्या इस एक्ट को ऑफेंस माना गया है? बट अगर हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का ऑनर करना चाहिए और हमने, क्या हमारी करने की ड्यूटी बनती है, बट हमने, दैट इज ओमिशन। उसके लिए जेल भेजा जा सकता, बिल्कुल भेजा जा सकता। पढ़ते होंगे ना पेपर में या अदरवाइज रील्स वगैरह के अंदर कि भैया नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, हमें उनका क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट। और अगर वो रिस्पेक्ट आप, इज अ काइंड ऑफ ओमिशन, फेल्स टू डू, वो भी क्या कहलाता बेटा? क्राइम, ऑफेंस। यह आया समझ में? चलो, अब सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है समझ में आ गया है ना? तो सब्सटेंटिव लॉ मतलब क्या होता है बेटा? जो कितने तरह का होता है? कौन कौन सा? सिविल वाला कौन सा होता है? जो उन किसके? वेरी गुड। और क्रिमिनल नेचर वाला क्या करता है? जो क्या कहलाएंगे? समझ में आया? अब जैसे ए ने चोरी की है, ए ने क्या करी बेटा? तो क्या ये चोरी कर सकता है? क्या ये ए ने एक्ट किया कि ओमिशन किया है? वेरी गुड, क्या किया है? बट ये एक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मतलब ए ने क्या कर लिया है? अब ए के अगेंस्ट क्या चलाएंगे? केस। अरे ए के अगेंस्ट क्या चलाएंगे? कहां ले जाएंगे उसे? कोर्ट ले जाएंगे ना भाई, कोर्ट ले जाएंगे, कोर्ट डिसाइड करेगा कि ए ने वाकई ऑफेंस किया या नहीं किया है। तो कहां ले जाएंगे हम उसे? कोर्ट। कोर्ट में उसके अगेंस्ट क्या चलेगा? केस चलाते हैं। तो जो प्रोसीजर फॉलो की जाती है, अगर मुझे किसी पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल करना है, अगर मुझे किसी पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल करना है, तो उस केस को एडमिनिस्टर करने के लिए, उस केस को मैनेज करने के लिए, उस मेन लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए जो लॉ बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल लॉ। तो मेन लॉ को क्या करने के लिए, मेन लॉ को क्या करने के लिए, मेन लॉ को क्या करने के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? तो बेटा मेन लॉ क्रिमिनल नेचर का तो कौन सा हो गया आपका? बीएनएस। बोलो बोलो बोलो। मेन लॉ तो कौन सा हो गया आपका? बीएनएस। अब अगर किसी ने वाकई क्या किया है? क्राइम, तो उसे जेल भेजने की जो प्रोसीजर है वो कहां लिखी है? प्रोसीजरल लॉ में। कौन से लॉ में लिखी है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले क्या होता था? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पहले कौन सा लॉ होता था बेटा? क्रिमिनल प्रोसीजर। बेटा ये नाम पहले सुने हैं क्या? अगर नहीं सुने हैं तो ये याद तब होंगे जब बोलोगे। अरे घर पे याद करते हो तो कैसे करते हो? मैं भी तो बोलने की बोल रहा हूं, मैं कौन सा गाना गाने की बोल रहा हूं तुमको? बट चुप मत बैठो। रजिस्ट्रेशन करा लिया क्या तुमने? जाओ।
है ना। तो पहले कौन सा लॉ होता था बेटा, सीआरपीसी। ये कैसा लॉ था, प्रोसीजरल लॉ, जो किसका एडमिनिस्ट्रेशन करता था, किसको मैनेज करता था, किसको इंप्लीमेंट करता था। तो आईपीसी क्या था, मेन लॉ, क्रिमिनल नेचर का मेन लॉ, और उसको मैनेज एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कौन सा लॉ था, सीआरपीसी। अब आईपीसी हटके क्या आ गया, तो बीएनएस क्या है, भारतीय न्याय संहिता। अब इसकी हिंदी करिए, इंडियन मतलब भारतीय, कोड मतलब संहिता, कोड मतलब क्या होता है, संहिता, और न्याय डाल दिया है पेनल की जगह, इस बार जस्टिस कर दिया, है ना। ये भी हिंदी है, ये क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। संहिता मतलब क्या होता है, वही कोड, ठीक है। तो सीआरपीसी की जगह क्या आ गया, बीएनएस। बीएनएसएस क्या है, प्रोसीजरल लॉ। बीएनएसएस क्या है, बोलो वापस से, बीएनएसएस क्या है, किस नेचर का, क्रिमिनल नेचर का। किस नेचर का, कौन, बीएनएसएस क्या है, प्रोसीजरल लॉ। कौन से नेचर का, जो किसको एडमिनिस्टर करता है, आईपीसी को कि बीएनएस को, जो किसको मैनेज करता है, कौन, बीएनएसएस। बीएनएसएस क्या हो गया, प्रोसीजरल लॉ। क्या हो गया बेटा, किसका प्रोसीजरल लॉ, बीएनएस का। यह है समझ में अपने को। इसी तरह से जब सिविल केस होते हैं, है ना, जैसे दो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया, ए और बी दो पार्टनर्स थे, उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, उनको कौन साइड कंट्रोल कर रहा था, पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें क्या डिफाइन किए उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट सॉल्व करने तो कहां जाएंगे, कोर्ट में। कोर्ट में क्या फाइल करेंगे, केस, कौन से नेचर का, तो जब सिविल नेचर का केस फाइल करेंगे तो सिविल नेचर के लॉ को क्या करने के लिए, एडमिनिस्टर, मैनेज और क्या बनाते हैं, जो उस सिविल नेचर का प्रोसीजरल लॉ कहलाता है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। नाम में ही आ रहा है प्रोसीजर कोड, नाम में ही आ रहा है ना, क्या आ रहा है बेटा, प्रोसीजर कोड। क्या नाम है हमारे एक्ट का, क्या लिखा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो बेटा नाम से ही क्लियर है, पहली बात, हम जो ये पढ़ रहे हैं ये क्या नहीं है, मेन लॉ नहीं है। ये कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। कौन सा लॉ है, सिविल नेचर का है, क्रिमिनल नेचर का। तो जब भी सिविल नेचर का क्या फाइल होगा, बोलो, जब भी सिविल नेचर का क्या फाइल होगा, तो कौन सी प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, जो यहां दी है, सीपीसी में। क्या आया समझ में, चलो अब आप बोलते हुए दिखना, चुप बैठे हुए मत दिखना मुझे। बोलो क्या बोला हमने, लॉ कितने तरह के हुए, तेज आवाज निकालो, गले से तेज आवाज निकालो। सब्सटेंटिव और, हाँ, सब्सटेंटिव लॉ सिविल वाला कौन सा है, जो, हाँ, क्रिमिनल वाला कौन सा है, जो क्या कहलाएंगे, हाँ, और किसको करने के लिए जो लॉ बनाया जाता है वो, हाँ। तो सिविल नेचर का प्रोसीजरल लॉ कौन सा है, सीपीसी बोले तो सिविल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये भी अंग्रेजों के जमाने का है। अरे 1908 में अंग्रेज हमारे गुलाम थे ना, शर्म आनी चाहिए तुमको बोलते हुए भी। तो उन्हीं से हमने ये एक्ट बनवाया था ना, कि नहीं बनवाया था, हमारा सारा काम वही करते थे, वही हमारे लिए लॉ बना के ला देते थे, तो उन्हीं से बनवाया था हम। आईपीसी भी अंग्रेजों ने बनाया था, कब, 1860 का, 1860। तो इसको तो रिप्लेस करके बीएनएस लिया है, कब लाए, सीईसीईटी के एग्जाम में याद करवाया था नालायकों कि कभी करंट अफेयर्स में आ गया तो लिख पाओगे। पुरानापन ने पढ़ा ही नहीं, कुछ भी याद नहीं अपने को, है ना। तो ये समझ में आया, आईपीसी को हटाकर हम क्या लेकर आ गए, बीएनएस, ठीक है।
तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, सीपीसी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपन, सिविल प्रोसीजर कोड, है ना। चलो लिखा भी है, पढ़ो क्या लिखा है बोल्ड में, मीन्स कंसर्न मतलब रिलेटेड, कंसर्न मतलब रिलेटेड विथ मेथड यूज्ड इन लिटिगेशन मतलब डिस्प्यूट। देखो लॉ पढ़ना टफ नहीं है, लॉ में जो वर्ड्स हैं बस आपको उनका मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो हमको लीगल वोकेबुलरी ही सुधारनी है। हमें क्या सुधारना बेटा, अगर हमें लॉ के सारे वर्ड्स, जैसे लिटिगेशन, अब मैंने इसका सिंपल मतलब बता दिया क्या, तो ये एकदम में समझ में आ गया ना, ये ऐसा डिस्प्यूट जो कौन से नेचर का है। अब लिटिगेशन वर्ड नहीं आ रहा था समझ में, तो लॉ में नए नए वर्ड्स ही मिलेंगे, उनका मीनिंग समझ लो अच्छे से, वो प्रोविजन समझ में आ जाएगा मैक्सिमम केस में, ठीक है। तो फाइनली यही बोल दिया कि भाई ये कैसा है, वो बॉडी ऑफ लॉ है जो कंसर्न, मनसन मतलब क्या है, रिलेटेड है, किस रिलेटेड, उन मेथड से, उन जो यूज किए जाते हैं काहे में, सिविल केसेस में। और क्रिमिनल केसेस में जो मेथड, प्रोसीजर और प्रैक्टिस यूज की जाती है वो कहां मिलेगी अपने को, बता दिया ना बेटा, बोलो कहां मिलेगी अपने को, पीएनएसएस में मिलेगी, सीधी सीधी सी बात, ठीक है। आगे बढ़े अपन, चलो पहली डेफिनेशन दी है, काहे की, वेरी गुड, काहे की, देखो सबसे पहले हमारे राइट्स होते हैं क्या, मैं बोल रहा हूं तो होते ही होंगे, बोलो सबसे पहले हमारे कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, लीगल राइट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। कौन कौन से राइट बेटा, लीगल राइट और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। बोले लीगल राइट क्या होते हैं, विच इज प्रोवाइडेड बाय लॉ, लॉ में लिखा है कि हमें ये राइट है तो हमें ये है राइट। अब वो राइट हमें किसने दिया है, लॉ ने, वो राइट हमें किसने दिया है, तो उसे कौन सा राइट बोल देते हैं हम, बेस्ट एग्जांपल हमारे फंडामेंटल राइट्स। अरे फंडामेंटल राइट्स मैथ्स में पढ़े थे ना, तो कहां पढ़े थे, लीगल एप्टीट्यूड में पढ़े थे, कौन सा चैप्टर था, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक 6 कैटेगरी के थे। सुने सुने लग रहे हैं कि सुने सुने लग रहे हैं, कौन से, सन्नाटे वाले कान वाले। तो वो राइट हमें किसने दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया, लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया बेटा, हमारे यहां का सबसे बड़ा लॉ। तो वो राइट हमें किसने दिए हैं, लॉ ने। तो वो राइट कैसे कहलाते हैं, लीगल राइट। ऐसे राइट जो हमें लॉ के द्वारा दिए जाते हैं लीगल राइट्स कहलाते हैं। वो आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं। फंडामेंटल राइट्स मेरे भी हैं, मैं भी सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, आप भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो, सबके पास वो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वो राइट कैसे होगा बेटा, लीगल राइट। जैसे पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स को कुछ राइट्स दिए ना, वो एक्ट में लिखे हैं ना, तो वो कैसे राइट हो गए, लीगल राइट। जैसे कंपनीज एक्ट में शेयर होल्डर के राइट्स लिखे हैं ना, लिखे ना, कंपनीज एक्ट में लिखे हैं ना, हाँ ना, वो कैसे राइट हो गए, लीगल राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स वो होते हैं जो दो पर्सन को आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण मिलते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं बेटा, जो दो पर्सन को आपस में, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो राइट नहीं। जैसे आपके और हमारे बीच में पढ़ने पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, आपका राइट है, हमारा ऑब्लिगेशन है, हमारा राइट है फीस लेने का, आपका ऑब्लिगेशन है फीस देने का। अब मेरा राइट फीस लेने का केवल आप ही के अगेंस्ट है कि उन स्टूडेंट के अगेंस्ट भी है जो मेरे क्लास में नहीं आते हैं। और आपके अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि आपका और मेरा क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। आपका राइट मेरे अगेंस्ट है कि मैं आपको पढ़ाऊं, किसी दूसरे मास्टर साहब को बोल सकते हो पढ़ाने की, नहीं,
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच में है। तो ये राइट कैसा हुआ बेटा? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। ये हर किसी के पास, ये उसी के पास होता है जिसके साथ हमारा क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। जबकि लीगल राइट तो सभी के पास होते हैं, फंडामेंटल राइट्स तो सभी के पास हैं। दोनों वर्ड समझ में आए? चलो बोलो फटाफट से, राइट्स कितने तरह के होते हैं? देखो संस्कृति ने जवाब दिया, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ इक्वलिटी। तुमसे बोलती नहीं बन रहा है ना? तो राइट कितने तरह के हो गए बेटा? कौन कौन से? हाँ, लीगल राइट क्या होते हैं? देखो सेंटेंस बनाओगे नहीं ना तो लिख नहीं पाओगे। अब ये एमसीक्यू एग्जाम नहीं है अपनी। एमसीक्यू एग्जाम में क्या था? गोला भरो प्रतियोगिता थी, गोला ही भरना था ना, 4 गोलों में से एक गोला भर दो। एमसीक्यू एग्जाम में केवल आपकी मेमोरी चेक होती है बेटा, क्योंकि आंसर तो सामने लिखा है। आपको आंसर नहीं सोचना है, आपको सही आंसर सोचना है केवल, और वो भी रिस्ट्रिक्टेड केवल उन 4 पॉइंट तक। 5वां चीज सोचनी नहीं है। बट ये एग्जाम जो है आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, ये एक्चुअल एग्जाम है आपकी। इसमें आपको आंसर भी खुद सोचना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लिखा थोड़ी है सामने, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सब आपको डिसाइड करना है। बेटा जैसा बोलोगे ना वैसा याद रहेगा, और जैसा याद रहेगा वही एग्जाम में लिख कर आओगे। हम बोलते हैं तो शब्द कहां से आते हैं? दिमाग में से। मुंह तो जरिया है। हम लिखते हैं तो शब्द कहां से आते हैं? दिमाग में से। पेन तो जरिया है। अरे जो दिमाग में वही सोच के लिखते हो, और जो दिमाग में वही सोच के बोलते हो कि नहीं? तो सारा खेल ब्रेन का है। जो चीज याद कर लोगे वो बोल भी लोगे, वो लिख भी लोगे, और जैसी याद करोगे ना वैसा ही बोल पाओगे, वैसा ही लिख पाओगे। इसलिए आधा अधूरा बोलो ही मत, पूरा सेंटेंस बनाओ, पूरा बोलो। या मैं पंडित जी नहीं हूं जो पूजा करवा रहा हूं कि पूरा मंत्र में पढ़ूंगा और अपन क्या करेंगे? स्वाहा। वो नहीं करना है, नहीं तो फिर स्वाहा ही याद रहेगा और कुछ याद भी नहीं रहना है। चलो राइट कितने तरह के हो गए? कौन कौन से? वेरी गुड। लीगल राइट क्या होते हैं? जो लॉ के द्वारा दिए जाते हैं, और जो किसके कारण मिलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के कारण मिलते हैं। क्या है समझ में? बोलो। चलो कल करते हैं आगे। डाउट हो तो पूछ सकते हैं।